बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 19 कंप्लीट करने के बाद हमने फर्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे और आज हम नेक्स्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, विच मींस 19.7 से 19.12 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, 7th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशंस फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो इससे एमिट होने वाली रेडिएशंस पर क्या इफेक्ट होगा। आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एमिट होने वाली इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि डबल कर रहे हैं टेम्परेचर को, सो हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि आपने अगर टेम्परेचर डबल किया तो कितने टाइम्स रेडिएशंस इंटेंसिटी या एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए हमें स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ की इक्वेशन E = सिग्मा T पावर 4 यूज करनी पड़ेगी और इसको यूज करके पहले हम डिराइव करेंगे कि एनर्जी और टेम्परेचर को डबल करने का रिलेशनशिप क्या होगा। उससे फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। हम आंसर पहले डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हम एक्सप्लेनेशन में लॉ को यूज करके डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन radiations and temperature. According to Stefan's law, relationship है E = सिग्मा और टेम्परेचर की पावर है 4 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने टेम्परेचर को क्या किया है, आपने टेम्परेचर को डबल कर दिया है। According to question, new temperature is 2 times the original temperature. So, new energy is E prime. That will be equal to sigma T prime और इसकी पावर आप क्या कर देंगे 4। ये न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बना। इसमें आप टेम्परेचर को रिप्लेस कर देंगे 2T के साथ, तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इसमें 2 की पावर 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 16T4 विच मीन्स 16 सिग्मा T पावर 4। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर मैंने टर्म लिखी है ये है सिग्मा T पावर 4 और अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये एनर्जी के इक्वल है। सो आप इसमें इक्वेशन 1 से इस फैक्टर की जगह E प्लेस करेंगे तो आपके पास न्यू एनर्जी 16 टाइम्स ओरिजिनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, जिससे आपको या आपने यूज की इक्वेशन नंबर 1 और उसके रेफरेंस से सिग्मा T पावर 4 से जब आपने E से रिप्लेस किया तो न्यू एनर्जी इज 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। यहां से डियर स्टूडेंट हमें यह पता चला कि अगर आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो जो रेडिएशंस एमिट होंगी उनकी एनर्जी 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इस डेरिवेशन से अब हम आंसर लिखेंगे, दैट इज टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड is increased 16 times. सो आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेडिएशन इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है।
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। डियर स्टूडेंट, आपको दो डिफरेंट कलर्स की बीम्स दी गई हैं। एक है आपके पास रेड कलर की बीम और दूसरी है ब्लू कलर की बीम, और आपको कंडीशन ये दी गई है कि दोनों बीम्स की एनर्जी सेम है। हम सपोज कर लेते हैं कि रेड और ब्लू बीम दोनों की एनर्जी 20 जूल है, और आप जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर की वेवलेंथ से ग्रेटर होती है। सो अगर आप ब्लू कलर का फोटोन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, और अगर आप रेड कलर का फोटोन ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे होगा। आप ये भी जानते हैं कि ब्लू कलर की लाइट की एनर्जी एज कंपेयर टू रेड कलर लाइट एनर्जी ज्यादा होती है। सो हमने जो एक एक फोटोन अज्यूम किया, ऑब्वियसली इन फोटॉन्स में से भी जो ब्लू कलर का फोटोन होगा उसकी एनर्जी एज कंपेयर टू रेड कलर फोटोन ज्यादा होगी। तो हम इनकी कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ हम सपोज्ड वैल्यूज ले रहे हैं ताकि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब आपने जो ब्लू कलर है उसके फोटोन की एनर्जी सपोज कर ली कि उसकी एनर्जी है 4 जूल, और जो रेड कलर का फोटोन है उसकी एनर्जी है 2 जूल। अब ये दोनों इंडिविजुअल फोटोन एनर्जी ये कैरी कर रहे हैं, और हम ये जानते हैं कि इन फोटॉन्स ने जो बीम्स बनानी हैं उन बीम्स की एनर्जीज हैं 20 जूल। तो अब डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ब्लू फोटोन की एनर्जी है 4। अगर इस एक फोटोन की एनर्जी 4 है तो आप सोचें कि कितने फोटॉन्स हों ब्लू कलर के तो वो 20 जूल एनर्जी जनरेट कर सकेंगे। तो आई एम श्योर आपका आंसर होगा 5, क्योंकि जब 4 into 5 equals to 20 जूल बनेगा तो यहां से आप एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ ब्लू कलर फोटॉन्स इन ब्लू बीम हैविंग द एनर्जी ऑफ 20 जूल। अब हम चलते हैं रेड कलर की तरफ। रेड कलर के एक फोटोन की एनर्जी हमने सपोज की है 2 जूल। अगर इसकी एनर्जी है 2 जूल और इस एक फोटोन के बाद अब हमने इसके साथ ज्वाइन करने हैं और फोटॉन्स ताकि ये बना सके 20 जूल वाली रेड कलर बीम। सो 2 जूल के साथ अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 20 जूल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेड कलर के टोटल 10 फोटॉन्स अगर होंगे तो वो बनाएंगे एक बीम ऑफ रेड लाइट जिसके पास एनर्जी होगी 20 जूल। अब यहां आपने देखा कि ब्लू कलर के फोटॉन्स हमें कम चाहिए टू मेक अ बीम ऑफ 20 जूल, और रेड कलर के फोटॉन्स हमें ज्यादा नंबर में चाहिए टू मेक अ बीम ऑफ 20 जूल। सो यहां से आपने अंदाजा लगाया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या एनर्जी के अकॉर्डिंग किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या मैथमेटिकली भी इस एक्सप्लेन किए हुए आंसर से मैच करता है। तो चलिए लिखते हैं। इसका आंसर यहां लिखने से पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन से डिराइव करेंगे कि किस बीम के पास ज्यादा फोटॉन है। हमें पता है कि फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है। अ फोटॉन हैज एनर्जी E, which is 8F, which is equal to 8C over lambda. ये एक सिंगल फोटॉन की एनर्जी है। फॉर n photons energy is equal to En, और ये वाला फैक्टर आपके पास हो जाएगा n8c ओवर लेमडा। इसका मतलब ये है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को जब सिंगल फोटॉन एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप n नंबर ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी को ऑब्टेन कर सकेंगे। सो इस इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज करूं तो इसमें
कुछ इस तरह का चेंज आएगा। ये इक्वेशन आपको बता रही है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें यह पता चला कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, और हम जानते हैं कि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ से ग्रेटर होती है। सो क्योंकि लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, तो ऑब्वियसली इस रिलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर रेड मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर ब्लू। सो n for red is greater than n for blue. सो ये आपने मैथमेटिकली एक चीज प्रूव की। सो इससे आपने ये कंक्लूड किया, अ बीम ऑफ ब्लू कलर हैज लेस photons as compared to red color beam having same energy. सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को वेवलेंथ के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास डिफरेंट कलर्स, उनकी वेवलेंथ और उनकी एनर्जी और मोमेंटम से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, which photon red, green और blue carries the most energy and momentum। इस क्वेश्चन को भी अगेन समझने से पहले हम वेवलेंथ इन डिफरेंट कलर्स की ड्रॉ करके देखते हैं। आपने देखा कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम है ग्रीन कलर की और उससे कम वेवलेंथ है ब्लू कलर की। और आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पास ब्लू कलर सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करेगा, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इन तीन कलर्स में से सबसे शॉर्ट है। सेम इज द केस फॉर मोमेंटम, क्योंकि आपने जो मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है वो है P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी जिस कलर की सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होगी उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। सो ब्लू कलर इन तीन कलर्स में से वो कलर है जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा। सो इसका आंसर ये बनेगा, द ब्लू कलर photon carries the most energy and momentum। और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस देंगे। तो आप लिखेंगे, वी नो energy and momentum is given by E is equal to hc over lambda and P is equal to h over lambda। इन दोनों इक्वेशंस में एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है और मोमेंटम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। सो इसके बाद आप लिखेंगे, एज वी नो लैम्डा ब्लू
is less than lambda green, and lambda green is less than lambda red. So, energy of blue is greater than energy of green, and this greater than energy of red. और मोमेंटम के केस में भी आप सेम इसी तरह लिखेंगे कि मोमेंटम फॉर ब्लू is greater than momentum for green, and then it is greater than momentum for red color. So dear student, आपने देखा कि किस तरह आप wavelength से energy and momentum for different colors compare कर सकते हैं. और अब चलते हैं और next short question की statement देखते हैं. Dear student, question number 10 की statement कुछ इस तरह से है, which has lower energy quanta, radio waves or X-rays. Dear student, आपने स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स और एक्स-रेज को ऑब्जर्व किया तो आपको पता चला कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ एक्स-रेज के कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ है और रेडियो वेव्स लोअर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती हैं और जो भी वेव्स लोअर पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करती हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है. सो हमें इस स्पेक्ट्रम ऑब्जर्वेशन से या वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज के ऑब्जर्वेशन से ये तो पता चला कि रेडियो वेव्स की एनर्जी एक्स रेज के कंपैरिजन में कम होती है. लेकिन इसको हम मैथमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ फार्मूला E इज इक्वल टू AC ओवर लेमडा लिखेंगे. तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं. सबसे पहले, क्योंकि हमें बहुत दफ़ा ये हम पढ़ चुके हैं कि रेडियो वेव्स और एक्स रेज के वेवलेंथ के कंपैरिजन के अकॉर्डिंग रेडियो वेव्स हैज़ लोअर एनर्जी क्वांटा, तो हमारा आंसर होगा रेडियो वेव्स have low energy as compared to X-rays. जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो ऑब्वियसली यू विल टेक द हेल्प ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी रिलेशनशिप इक्वेशन. तो आप लिखेंगे एज वी नो एनर्जी इज इक्वल टू 8C ओवर लेमडा. और अगर आप वेवलेंथ फॉर रेडियो वेव्स और एक्स रेज कंपेयर करें तो लेमडा फॉर रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन लेमडा फॉर एक्स रेज. सो अगर लेमडा फॉर रेडियो वेव इज ग्रेटर, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जिसकी वेवलेंथ की वैल्यू बिगर होगी उसकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी. तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्स-रेज. सो डियर स्टूडेंट, ये आपका बहुत ही एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन था. अब चलते हैं और 11th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं. डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और ऑन द नंबर ऑफ फोटोन. इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि किसी भी लाइट की ब्राइटनेस उस लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है. हम 2 0 वॉट के बल्ब अज्यूम करते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी यानी उनके कलर्स डिफरेंट रखते हैं. आपके पास एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है. इसमें दोनों की ब्राइटनेस हमें सेम नजर आ रही है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत फर्क है. ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से बहुत ही ज्यादा है. सो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी
पर ब्राइटनेस डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि अगर ब्राइटनेस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती तो हमें ब्लू कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आना चाहिए था। अब अगर आप नंबर ऑफ बल्ब ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं तो क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज करते जाएंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप इंडिविजुअली भी ऑब्जर्व करें तो अगर पहले एक रेड कलर का बल्ब था तो उसकी कम ब्राइटनेस थी, फिर आपने 2 रेड किए, फिर 3 रेड कर दिए, अब ग्रेजुअली नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज कर दें तो आपके पास रूम में ब्राइटनेस इंक्रीज होती जाएगी। सेम इज द केस फॉर ब्लू। अगर एक ब्लू कलर का बल्ब है उसकी ब्राइटनेस कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि ब्राइटनेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही, वो डिपेंड कर रही है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर ऑफ बल्ब इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना। सो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंस है ब्राइटनेस की, फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, अब इसको हम रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्राइटनेस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि ब्राइटनेस डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स, जिसका मतलब है इंटेंसिटी। अब जब आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे एज ब्राइटनेस और इंटेंसिटी as brightness or intensity means the energy delivered per unit time per unit area. So, according to question, brightness of a beam depends on intensity, not the frequency. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और अब चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल्स ऑन सर्टेन डाइज विजिबल लाइट इज इमिटेड, व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन इंफ्रारेड लाइट फॉल ऑन दीज डाइज। अगेन डियर स्टूडेंट, हम स्पेक्ट्रम को देखें तो स्पेक्ट्रम में आप ऑब्जर्व करेंगे कि अल्ट्रावायलेट लाइट की एनर्जी एज कंपेयर टू इंफ्रारेड लाइट बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप अल्ट्रावायलेट लाइट किसी डाई पर फॉल करें तो डाई के एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट के फोटॉन्स अपनी एनर्जी एटम के इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करेंगे, और जब वो एटम जो कि एक्साइटेड स्टेट में हैं वो डी एक्साइट होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन स्टेप बाय स्टेप नीचे आएंगे और इस स्टेप बाय स्टेप जंपिंग में वो डिफरेंट विजिबल रीजन की रेडिएशंस को एमिट करेंगे। सो हमें डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। जबकि इंफ्रारेड लाइट जब डाइस पर फॉल की जाती है तो इंफ्रारेड लाइट की एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट के कंपैरेटिवली कम है।
सो ये भी इंफ्रारेड लाइट भी डाइस के एटम को एक्साइट करेगी, लेकिन जब वो एटम डी एक्साइट होंगे तो उन डी एक्साइटेशंस में इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एमिट करेंगे वो विजिबल रीजन में नहीं होगी। सो हमें वो कलर्स नजर नहीं आ सकते इन केस ऑफ इंफ्रारेड लाइट जो हमने अल्ट्रावायलेट लाइट के केस में ऑब्जर्व किए। सो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों डाइस के एटम को एक्साइट एंड देन डी एक्साइट करेंगे, लेकिन इंफ्रारेड लाइट की डी एक्साइटेशन के केसेस में जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो इनविजिबल रीजन में होती हैं, जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस हैं। सो ये जब एटम्स को एक्साइट एंड देन डी एक्साइटेशन का प्रोसेस अकर करवाती हैं तो डी एक्साइटेशन में जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस एमिट करते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम के डिफरेंट कलर्स होते हैं। सो दैट्स वाई हमें अल्ट्रावायलेट कलर की हेल्प से डाइज में डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसका आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ही लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट falls on a die, then atoms of die are excited, and during de-excitation electrons jump from higher energy to lower energy states in steps. So different colors of visible region are emitted. In case of infrared light, the atoms are excited, but during de-excitation radiations emitted are not in visible region. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे अल्ट्रावायलेट की हायर एनर्जी की वजह से हम डाइज में डी एक्साइटेशन में विजिबल रीजन की रेडिएशंस को एमिट करवा सकते हैं, जबकि इंफ्रारेड लाइट भी सेम वही प्रोसेस करती है, लेकिन क्योंकि इंफ्रारेड की लाइट एनर्जी कम है सो इसमें जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो विजिबल रीजन से लो एनर्जी कैरी करती हैं, सो वो हमें नज़र नहीं आती। ये तो थे डियर स्टूडेंट आज के हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।